अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज का बेसिकली हमारा टॉपिक है रेंज ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। हमने बच्चे अभी तक बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन को देखा था कि हमारे पास कोई भी प्रोजेक्टाइल हमारे पास है तो उसको अगर मैं ऊपर की तरफ फेंकता हूँ तो वो जिस ट्रिजेक्ट्री को फॉलो करता है, दिस ट्रिजेक्ट्री इज़ बेसिकली द पैराबोला। हमने देखा था कि हमारे पास उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, उसमें हमारे पास पैराबोला ऑफ सेफ्टी क्या होती है एंड समथिंग एल्स। अब हमारा टॉपिक ये है कि जैसे कि आपको इसके नाम से भी शो हो रहा है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जस्ट इमेजिन ये करें कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, प्रीवियसली जो हमने अभी तक डिस्कस ये किया था कि हमारे पास अगर ये ओरिजिन है, अगर मैं इस ओरिजिन से किसी भी पार्टिकल को फेंकता हूँ तो वो जो पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो करेगा, दिस पाथ इज बेसिकली दैट टाइप ऑफ पैराबोला। ठीक है, और हम देखते थे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है, दिस इज़ बेसिकली द रेंज। एंड हम कहते थे कितनी देर तक ये पार्टिकल हवा में रहे, दिस इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, एंड समथिंग एल्स। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि बच्चे हम मैं देखना ही चाह रहा हूँ कि जो मेरे पास रेंज है ना, मैं इस एक्स एक्सिस के ऊपर इसकी रेंज नहीं देखना चाहता। जैसे कि नाम से भी शो हो रहा है रेंज ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, कि मैं एक नया प्लेन डिफाइन करवा के उस प्लेन के ऊपर देखना चाहता हूँ कि उस प्लेन के ऊपर इस प्रोजेक्टाइल की जो मेरे पास रेंज है वो क्या होगी। लेट्स सपोज बच्चे हम सपोज ये करते हैं कि जिस पार्टिकल को मैंने ऊपर फेंका है ना, वो पार्टिकल को मैंने एक वेलोसिटी वी नॉट से ऊपर फेंका है। ठीक है, और जो वेलोसिटी वी नॉट है वो बेसिकली लेट्स सपोज हम कहते हैं कि जो हमारे पास एंगल बना रही है एक्स एक्सिस का साथ, दिस एंगल इज बेसिकली यू कैन से दैट अल्फा। ठीक है, अब मैं इमेजिन ये करता हूँ कि मैं एक एंगल लेता हूँ बीटा। ठीक है, जो मेरे पास इस एक्स एक्सिस के साथ एंगल बीटा है, उस एक्स एक्सिस के उस एंगल बीटा पे ना मैं एक प्लेन रख देता हूँ। ये आप लाइन इमेजिन ना करें, आप इमेजिन करिए कि पूरा का पूरा एक प्लेन है। ठीक है, अब चूंकि हमें 2D में आपको प्लेन शो नहीं करवा सकता यहाँ पे ग्राफिकली, तो आप इमेजिन करें ये लाइन नहीं है, ये एक प्लेन है। ठीक है, अब हम प्लेन ये करते हैं, हम कहते हैं कि अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है बच्चे, मुझे रेंज फाइंड आउट करनी है। रेंज मीन्स कि मुझे फाइंड आउट करना है कि इस पॉइंट से लेकर इस प्लेन के ऊपर इस पॉइंट तक पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर अप किया। तो मेरे पास प्रोजेक्टाइल था, उसने कितना डिस्टेंस कवर अप किया, दिस इज बेसिकली द रेंज। अब मैं क्या करता हूँ कि फॉर एग्जांपल बच्चे हम इस पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं कि जो ये पॉइंट है मेरे पास, दिस पॉइंट इज बेसिकली पी, तो इसके जो कोऑर्डिनेट है ना मेरे पास, दिस इज बेसिकली द एक्स कॉमा वाई, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स। अगर एक्स और वाई इसके कोऑर्डिनेट्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास इसका जो वर्टिकल कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी वाई, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी एक्स। ओके, अब इमेजिन ये करते हैं कि हमने बात ये की थी कि जो पार्ट ये जो हमारे पास प्लेन है ना, ये हमारे पास एंगल पड़ा है बीटा के ऊपर, तो इट मीन्स ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस का एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज बेसिकली द बीटा। अब ऑब्वियस ही बात है कि अगर ये मेरे पास एंगल बीटा बना रहा है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि हमारे पास यहाँ पे जो y ओवर x की वैल्यू आएगी ना। ठीक है, आप इमेजिन करें ये पूरी ट्रायंगल है ओ पी, या फिर इसको मैं कह सकता हूँ लेट्स सपोज ए, ओ पी ए जो मेरे पास है ना वो ट्रायंगल है। ठीक है, बाय यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ ट्रायंगल आई कैन से दैट y ओवर x इज बेसिकली इक्वल्स टू tan ऑफ बीटा। I can say that y is basically equals to x tan of बीटा। तो इट मीन्स कि मेरे पास ये जो प्लेन है ना, ठीक है, इस ये जो प्लेन है, ये प्लेन इस जो मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कोऑर्डिनेट प्लेन है, एक्स और वाई एक्सिस का प्लेन है, इस प्लेन को ये जो मेरे पास न्यू प्लेन है, ये इस लाइन y इक्वल्स टू एक्स टेन बीटा पे टच करता है। ठीक है, तो मेरे पास जो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, जो मेरे पास ये न्यू मैंने प्लेन बनाया है ये वाला, ठीक है, वो जो मेरे पास एग्जिस्ट कर रहा था प्लेन एक्स और वाई एक्सिस का, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दिस इज द लाइन एंड दिस लाइन इज बेसिकली वाई इज इक्वल टू एक्स टेन ऑफ बीटा। ओके, अब थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। हम सपोज ये करते हैं कि हमारा स्टार्ट यहाँ से हुआ था कि हमने क्या किया, सेकेंड सॉरी, ओके, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। कंसीडर अ प्लेन is placed
एट एंगल बीटा, जो एंगल बीटा है दैट शुड बी लेसर इक्वल टू अल्फा। अगर ये हमारे पास अल्फा के ग्रेटर हो जाएगा तो मैं कभी भी ये रेंज फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसमें ये होगा कि जो मेरा इंक्लाइन प्लेन होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन के पैराबोला से ऊपर निकल जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम उसके ऊपर कभी भी रेंज फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल होगा वो कभी भी हमारे पास उस इंक्लाइन प्लेन को टच ही नहीं करेगा, उसके ऊपर गिरेगा ही। तो इट मीन्स जो हमारे पास एंगल होगा वो बीटा हो दैट शुड बी लेसर इक्वल टू अल्फा, ठीक है, एंड दैट विल बी टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। कि हमारे पास वो जो एंगल है बीटा दैट शुड बी विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड इट touch is the vertical axis एट लाइन, जो हमने भी डिस्कस किया था कि जो मेरे पास न्यू प्लेन है वो हमारे पास ये जो एग्जिस्टिंग प्लेन है इस पर जो वर्टिकल एक्सिस को टच कहाँ पे करेगा, वो लाइन पे टच करेगा, y इज इक्वल टू एक्स टेन ऑफ बीटा। कि ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मगर ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बच्चे, हमने लास्ट टाइम जब हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस किया था हमने वहाँ पे एक इक्वेशन फाइंड आउट की थी। वी नो, मैं उसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वी नो y should be is equals to x tan of alpha minus g over 2v naught square secant square alpha. ओके नाउ अब बच्चे मुझे पता है कि जो मेरे पास इस जो प्लेन का आपस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दिस इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स टेन ऑफ बीटा। तो मैं इस वाई की जगह उसकी वैल्यू प्लग इन कर देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे आंसर बनता है दैट इज इक्वल टू एक्स टेन ऑफ बीटा। जब मैं वाई की जगह वैल्यू प्लग इन करता हूँ इज इक्वल टू एक्स टेन ऑफ एल्फा दैट विल बी माइनस जी ओवर 2v naught square secant square of alpha. Now अगर इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीट करते हैं तो वी कैन राइट दिस इज इक्वल्स टू g ओवर 2v naught square secant square alpha, ठीक है। ओके यहाँ पे थोड़ी सी रेजिस्टेंस आएगी, दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पे x स्क्वायर, तो जी एक्स के ओवर 2v naught स्क्वायर secant स्क्वायर अल्फा, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू एक्स अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मैं लिख सकता हूँ दैट वन विल बी द tan ऑफ अल्फा माइनस tan ऑफ बीटा। नाउ बच्चे हमें पता है कि यहाँ पे जो x है ना दिस इज बेसिकली द रेंज, ठीक है, मतलब कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज है ना, और हमें पता है कि किसी भी पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल रेंज जो है किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन की हॉरिजॉन्टल रेंज कभी भी जीरो नहीं हो सकती। तो कभी जीरो नहीं हो सकती तो इट मीन आई कैन राइट दैट हियर x नॉट इक्वल टू जीरो, x जीरो नहीं है। तो अगर x जीरो नहीं है तो इसका मतलब है कि मैं x से दोनों साइड पे डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर तो जीरो होता तो जब भी मैं जीरो से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास जो पूरा एक्सप्रेशन है वो अनडिफाइन हो जाएगा ना। अब यहाँ पे मुझे पता है जो x है वो जीरो नहीं है, तो इसका मतलब है मैं दोनों साइड्स पे x से डिवाइड कर सकता हूँ। तो कैन आई राइट दिस विल बी द गिव मी द सॉल्यूशन दैट इट इम्प्लाइज x इज बेसिकली इक्वल्स टू 2v naught स्क्वायर। अगर मैं इसको लिखूँ यहाँ पे हमारे पास x आ गया था और दूसरी साइड पे हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे g x एक नेक्स्ट साइड पे एक इस साइड पे मैंने डिवाइड कर दिया है एंड दैट वन विल बी द secant square ऑफ अल्फा एंड दैट इज बेसिकली द
tan of alpha minus tan of beta. Now I can write this is basically equals to, it implies x is basically equals to 2 v0 square, secant square को मैं लिख सकता हूँ cos square of alpha, and here we get, अगर मैं इस x को इस x से कैंसिल आउट कर दूँ तो आई कैन राइट दिस इज इक्वल टू जस्ट g, ठीक है। अब एक्सप्रेशन ये रह गए हैं कि tan अल्फा माइनस tan बीटा, tan अल्फा की जगह मैं लिख सकता हूँ sin ऑफ अल्फा ओवर cos ऑफ अल्फा माइनस tan बीटा की जगह हम लिख सकते हैं sin ऑफ बीटा ओवर cos ऑफ बीटा, ठीक है। अब अगर बच्चे जो मेरे पास ये वाला एक्सप्रेशन आया, ये कंप्लीट जो एक्सप्रेशन है, इन पूरे एक्सप्रेशन में से जो मेरे पास डिनोमिनेटर है, ठीक है, अगर इस डिनोमिनेटर में मेरे पास में cos अल्फा और cos बीटा कॉमन ले तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा दैट एक्सप्रेशन इज बेसिकली x इज बेसिकली इक्वल्स टू 2v0 स्क्वायर cos square of alpha over g, and that one will be the, जो हमने कॉमन लिए हैं, cos alpha and cos of beta. So here we get sin of alpha multiplied by cos of beta, and similarly here we get sin of beta multiplied by cos of alpha. अब इस एक्सप्रेशन से बच्चे हम लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल x इज बेसिकली इक्वल्स टू ये जो cos स्क्वायर अल्फा है ये तो इस cos स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा दैट एक्सप्रेशन इज बेसिकली 2v0 स्क्वायर cos ऑफ अल्फा ओवर g cos ऑफ बीटा, एंड दैट थिंग मल्टीप्लाई बाई जो मेरे पास ये सारा एक्सप्रेशन है बच्चा, this is basically the formula of sin alpha minus beta. This is equal to sin alpha minus beta, and that's it, ठीक है। अब बच्चे हमें क्या फाइंड आउट करना है, बेसिकली हमें रेंज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। लेट्स सी, अगर मैं 1 मिनट के लिए ये अज्यूम करूं कि हमें बेसिकली ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, मैं लेट मी चेंज द कलर, कि हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस, ठीक है। अगर इस डिस्टेंस को मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस मेरे पास आर है, ठीक है। सो कैन आई से दैट कि हमारे पास यहाँ से जो x ओवर y की वैल्यू आएगी, ठीक है, तो बेसिकली ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल हमारे पास है OPA, ठीक है। इस ट्राइंगल से जो हमारे पास वैल्यू आएगी r की, ठीक है ना, आई कैन से दैट x ओवर y, sorry not x or y, basically I can say that y over x is basically equals to r, ठीक है, sorry not y over x, I can say that, my mistake, I can say that basically base over hypotenuse is basically equals to cos of बीटा, ठीक है। नाउ आई कैन से दैट, अगर मैं इसको इन्वर्स ले लूँ तो वी कैन से दैट r ओवर x इज बेसिकली इक्वल्स टू सिकन ऑफ बीटा, तो आई कैन से दैट जो हमारे पास रेंज आ जाएगी, रेंज इज बेसिकली इक्वल्स टू x सिकन ऑफ बीटा, कि हमारे पास ये जो इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जो डिस्टेंस जिसको मैंने रेंज कहा है, दिस रेंज इज बेसिकली इक्वल्स टू x सिकन ऑफ बीटा। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, जो कि मुझे रेंज फाइंड आउट करनी है, तो वी कैन से दैट बेटा r फॉर रेंज r is basically for stands for range, x सिकन ऑफ बीटा, ठीक है। जब मेरे पास इसका आ गया तो इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चे x ओवर
कॉज ऑफ बीटा। नाउ अब इसको अगर थोड़ा सा अज्यूम करें तो वी कैन से दैट एक्स की हमारे पास वैल्यू है तो हमारे पास रेंज आ जाएगी। रेंज इज़ बेसिकली इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू प्लग इन कर दूँ तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा 2v0 स्केयर कॉज ऑफ अल्फा ओवर g cos square of beta, and that is the basically sin अल्फा माइनस बीटा। हमारे पास एंगल आ जाएगा, ठीक है, कि ये हमारे पास उसकी रेंज आ गई है कि हमारे पास ये वो पार्टिकल जो है वो उस इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर कितना डिस्टेंस कवर अप करेगा। नाउ अब अगर मुझे इसकी मैक्सिमम अगर रेंज का एक्सप्रेशन आया, आई कैन राइट दिस रेंज इज बेसिकली इक्वल्स टू वी नॉट स्केयर ओवर जी कॉस स्केयर ऑफ बीटा। तो बाकी मेरे पास एक्सप्रेशन रह गया है, इस एक्सप्रेशन की जगह मैं ये टर्म लिख रहा हूँ, लुक एट दिस, दिस इज बेसिकली द साइन 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन ऑफ बीटा। अब मुझे देखना है कि जो मैंने टर्म लिखी है, ठीक है, क्या एक्सप्रेशन बनता भी है। बेसिकली ये फार्मूला है हमारे पास, यहाँ पर मैं फार्मूला डिस्क्राइब कर दूँ कि बेसिकली हमारे पास फार्मूला है, लुक एट दिस, कि मैंने इस फार्मूले की मदद इसको लिखा है। हमारे पास फार्मूला होता है साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी। तो इसकी जगह हम लिख देते हैं दिस इज बेसिकली इक्वल टू 2 कॉज ऑफ ए प्लस बी बाई 2 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2, ठीक है। तो बच्चे अगर वही वाला एक्सप्रेशन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो ओवरऑल टर्म्स बनती हैं, दिस टर्म इज़ बेसिकली द फर्स्ट ऑफ ऑल, बेसिकली अगर मैं यहाँ पे हमारे पास फार्मूला आता था साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन ऑफ बीटा, ठीक है। तो अगर वही वाले फार्मूला से मैं ये फार्मूला ओपन करता हूँ तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनते हैं दिस इज़ बेसिकली इक्वल्स टू 2 cos ऑफ दैट शुड बी a प्लस बी बाई 2 ना, यहाँ पे a की जगह 2 अल्फा माइनस बीटा पड़ा है और b की जगह सिर्फ b पड़ा है, बीटा पड़ा है, तो वी कैन से दैट दिस विल बिकम 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है। एंड सिमिलरली जो हमारे पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन आता है उसमें बेसिकली मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ a माइनस बी बाई 2, तो वी कैन से दैट 2 अल्फा माइनस बीटा बाई 2। और जब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व आउट करता हूँ तो बच्चे इसमें से हमारे पास जो फार्मूला आता है दैट इज बेसिकली द 2 cos ऑफ अल्फा एंड सिमिलरली साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है ये वाला एक्सप्रेशन, इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह हम लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला हमारे पास एग्जिस्ट है, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, ये हमारे पास एक रेंज का फॉर्मूला आ गया बेटा, ठीक है। अब यहाँ से मैं ये चीज़ डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि जो हमारे पास रेंज है ना, वो रेंज मैक्सिमम उस वक्त होगी, वी कैन से दैट रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन, ठीक है। मुझे पता है जो साइन है ना उसकी जो मेरे पास रेंज है वो 1 से लेकर -1 तक है। अगर ये जो मेरे पास ये वाला साइन का एक्सप्रेशन है अगर ये मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, तो मेरे पास जो रेंज है ना वो मैक्सिमम हो जाएगी। और ये मैक्सिमम कब होगा, व्हेन साइन 2 अल्फा माइनस बीटा इज बेसिकली इक्वल्स टू
1 हो जाएगा। और ये 1 कब होगा? व्हेन 2 अल्फा माइनस बीटा इज बेसिकली इक्वल्स टू π/2, ठीक है। और हमारे पास π/2 कब होगा? वी कैन से दैट कि हमारे पास इसकी जो मैक्सिमम रेंज तब आएगी व्हेन अल्फा इज बेसिकली इक्वल्स टू π/4 प्लस β/2। जब मेरे पास अल्फा की ये वाली वैल्यू होगी ना, तब हमारे पास ये जो रेंज है ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, आर मैक्सिमम शुड बी इक्वल्स टू V0 स्क्वायर ओवर जी कॉस स्क्वायर ऑफ बीटा। हमने कहा था कि ये उस वक्त ये होगा जब हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन 1 हो जाएगा, 1 माइनस साइन ऑफ बीटा। दिस इज द मैक्सिमम रेंज ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। अब इसके बाद बच्चे हमारा जो फाइंडिंग में रह गया वो सिर्फ ये रह गया कि अगर मुझे ये फाइंड आउट करना हो कि जो पार्टिकल है वो कितनी देर तक हवा में रहा, ठीक है। मतलब कि इन सिंपल वर्ड अगर आपसे मैं ये बात करूं कि जैसे कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, ठीक है, कि मैं फाइंड आउट ये करना चाहता हूँ कि मेरा पार्टिकल कितनी देर, कितना टाइम लगा के यहाँ से चल के यहाँ पे आ गया, ठीक है, मुझे अगर वो टाइम फाइंड आउट करना तो लुक एट दिस, ठीक है। अब बच्चे मुझे पता है कि फॉर एग्जांपल हम टाइम ऑफ फ्लाइट को थोड़ा सा फिर डिस्क्राइब कर देते हैं। वी नो टाइम ऑफ फ्लाइट अप द इंक्लाइंड प्लेन, तो मुझे उस इंक्लाइन के ऊपर टाइम देखना है ना, इंक्लाइंड प्लेन इज टाइम टेकन बाय पार्टिकल to get full range। के मतलब कि जितने टाइम वो पार्टिकल रेंज को हासिल करता है बेसिकली वो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है और मुझे उसी को फाइंड आउट करना है, रेंज। नाउ लुक एट दिस। अब बच्चे मुझे पता है कि मुझे जिस पॉइंट तक टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करना है उस पॉइंट पे पी था, उसका जो मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस था ना वो हमने अभी निकाला था। वी नो, इसको पे लिख देता हूँ, वी नो तो इसका जो एक्स एक्सिस है ना, एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू 2V0 स्क्वायर cos ऑफ अल्फा ओवर जी cos स्क्वायर ऑफ बीटा, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। Sorry, this is not, this is just cos of beta, not square, ठीक है। अब देखें, लेट मी शो यू कि हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट था, दिस इज बेसिकली x कोऑर्डिनेट, दैट हमने इसको लिखा, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, जब हमारे पास x कोऑर्डिनेट ये आ गया बेटा, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, क्योंकि मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करना है। जब हमने स्टार्ट में प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस किया था तो हमने वहाँ पे एक फार्मूला ड्राइव किया था। हमने कहा था कि जो हमारे पास उसका एक्स एक्सिस का फार्मूला होता है ना, एक्स कोऑर्डिनेट का फार्मूला होता है, दिस इज बेसिकली द, वी नो एक्स इज बेसिकली इक्वल्स टू V0 cos ऑफ अल्फा इंटू टी, इसके इक्वल, ठीक है। यहाँ पे जो टी है बेसिकली दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यहाँ से अगर मैं टी की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो बच्चे टी की मेरी वैल्यू मेरे पास आती है, टी इज बेसिकली इक्वल्स टू एक्स ओवर V0 cos ऑफ अल्फा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे प्लग इन कर देते हैं तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू 2V0 स्क्वायर cos ऑफ अल्फा ओवर
g cos of beta as it is, and here we get v naught cos of alpha, and here we get this is basically the sine of अल्फा माइनस बीटा। तो हमारे पास एक्सप्रेशन ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा टी, दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू 2v नॉट ओवर g cos of beta multiplied by sine of alpha minus beta. This is basically the time of flight. ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन सिर्फ इतना बन सकता है कि अगर मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं, जो मैंने रेंज फाइंड आउट की है, जो हमने मैक्सिमम रेंज फाइंड आउट किया है, जो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट किया है, वो हमने तब फाइंड आउट किया है कि जब मेरे पास जो इंक्लाइंड प्लेन है ना, ठीक है, वो किसी एंगल बीटा के ऊपर पड़ा, ठीक है, लाइक उसका जो एंगल है वो बीटा बना रहा है, ठीक है। लेकिन लाइक अगर हम ये बात करते हैं कि जो इंक्लाइंड प्लेन है वो ऊपर वाली साइड पे नहीं पड़ा, ठीक है, लाइक वो इंक्लाइंड प्लेन यहाँ पड़ा हुआ, ठीक है। तो इमेजिन ये करते हैं कि जब यहाँ पे जो एंगल बनाएगा ना, दिस एंगल इज बेसिकली द माइनस बीटा, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है कि यहाँ से जो मेरा प्रोजेक्टाइल चला है वो प्रोजेक्टाइल कब जाके इस प्लेन पे जाके टच करे, ठीक है। तो इसके लिए सब चीज़ें वैसी रहेंगी, सिर्फ मुझे क्या करना है कि जो मैंने रेंज फाइंड आउट की है, या जो मैंने मैक्सिमम रेंज फाइंड आउट की है, या जो आपने टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट किया है, उसमें आप सिर्फ ये करें, आप रिप्लेस कर दें बीटा विद माइनस बीटा, सिर्फ एंगल का डिफरेंस आएगा, बाकी ओवरऑल एक्सप्रेशन सेम रहेंगे। लाइक यहाँ पे हमने जैसे कि फाइंड आउट किया ना, दिस इज द एक्सप्रेशन जिसको मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट किया, इसमें जहाँ जहाँ पे बीटा है वहाँ पे माइनस बीटा प्लग इन करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आप देखें कि जहाँ पे हमने मैक्सिमम रेंज फाइंड आउट की है, इस मैक्सिमम रेंज पे जहाँ जहाँ पे बीटा है वहाँ पे माइनस बीटा प्लग इन कर दें। यहाँ भी ये देखें कि यहाँ पे भी देखें आप कि जहाँ पे हमने सिर्फ रेंज फाइंड आउट की थी, तो इस रेंज में भी जहाँ पे आपको बीटा नज़र आ रहा है वहाँ पे माइनस बीटा प्लग इन कर दें, तो आपके पास वो इंक्लाइंड प्लेन जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस से डाउनवर्ड में पड़ा है, उसकी भी सारे एक्सप्रेशन आ जाएंगे, उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, उसकी रेंज आ जाएगी और उसकी मैक्सिमम रेंज आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट एक एग्जांपल पे आते हैं। इसके रिलेटेड हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं, लेट्स सी। एग्जांपल बच्चे बेसिकली वो आपसे ये कह रहा है, वो कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अ बैटलशिप इज स्टीमिंग अहेड विद द स्पीड v। हमारे पास एक बैटलशिप है, ठीक है, वो एक स्पीड v के साथ आगे को बढ़ रही, अहेड आगे को बढ़ रही, ठीक है। नेक्स्ट वो आपसे बातें करता है, वो कहता है एंड अ गन इज माउंटेड ऑन द बैटलशिप, के उस बैटलशिप जो है वो जो हमारे पास शिप है उसके ऊपर एक गन पर हमने रख दिया, उसके हमने गन एक फिक्स कर दिया उस बैटलशिप के ऊपर, ठीक है, एज टू पॉइंट स्ट्रेट बैकवर्ड, ठीक है। और उसकी जो हमारे पास डायरेक्शन है ना उस गन की, ठीक है ना, वो बैटल जो फील्ड जो हमारे पास बैटल शिप है उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। लाइट में अगर ये कहता हूँ कि जो हमारे पास बैटल शिप है वो अगर इस साइड पे बढ़ रही है ना, तो वो गन है वो कहीं यहाँ पड़ी है, उसने जो फायर करना उसने इस साइड पे फायर किया, ठीक है। मतलब उसकी जो फायर की रेंज होगी या उसकी फायर की जो हमारे पास डायरेक्शन होगी वो बैटल शिप की आगे बढ़ने वाली डायरेक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। उसके बैक पे उसने फायर करना है, ठीक है। एंड इज सेट एन एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा, ठीक है। और उसने जिस एंगल से उसने फायर करना है, दिस एंगल इज बेसिकली द अल्फा, ठीक है। उसको जिस एंगल हमने सेट किया हुआ, ठीक है। वो कहता है इफ़ वी नॉट इज़ द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, अगर जो वी नॉट है उसके लिए जो गोला या उसने फायर करना है उसकी जो स्पीड है, अगर वो इनिशियल स्पीड है, अगर वो वी नॉट हो जाती है जिससे हम उसको प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, रिलेटिव टू द गन, शो दैट द रेंज, वो कहता है शो ये करें कि वो जो हमने वहाँ से जो फायर करना है उसकी जो रेंज होगी, दैट शुड बी द रेंज ऑफ दैट बुलेट, यू कैन से दैट मिसाइल, ठीक है। एंड सिमिलरली वो नेक्स्ट पे ये पूछ रहा है, वो कहता है प्रूव आल्सो, और ये भी प्रूव करें द एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर मैक्सिमम रेंज इज दैट, ठीक है,
कि मैक्सिमम रेंज हासिल करने के लिए जो मुझे एंगल है ना वो ये हो। अब दो चीज़ें मुझे फाइंड आउट करनी, ठीक है। एक मुझे ये फाइंड आउट करना है कि जो उसकी हमारे पास रेंज है, वहाँ से जो हमने मिसाइल या जो भी उस गन से हमने जो भी बुलेट फायर करनी है, ठीक है, उसकी रेंज ये है। और सेकंड भी वो हमसे ये पूछ रहा है कि अगर मुझे उस बुलेट की मैक्सिमम रेंज चाहिए तो मुझे ये भी प्रूव करके दें कि उसके लिए जो मेरे पास एंगल ऑफ एलिवेशन होगा या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा, दैट शुड बी इक्वल टू दिस, ठीक है। नाउ अब पूरा से पहले सिनेरियो बना लेते हैं कि हमें फाइंड आउट क्या करना है और हमारे पास जो सिनेरियो है वो किस तरह से हमें डिस्क्राइब किया जा रहा है, ठीक है। लेट्स सी, लेट्स कम टू द सॉल्यूशन, ठीक है। अब बच्चे इमेजिन करें कि हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन इस तरह से बन रहा है कि लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ये हमारे पास ओरिजिन, ठीक है। इस ओरिजिन के ऊपर ना यहाँ पे वो शिप है, लेट्स सपोज दिस इज द शिप, ठीक है। अगर ये हमारे पास शिप है तो इस शिप, अगर फॉर एग्जांपल मैं इमेजिन करता हूँ कि जो शिप है ना इस साइड पे बढ़ रही है, ठीक है। वो कहता है अगर ये शिप इस साइड पे बढ़ रही है तो यहाँ पे कहीं पे वो हमने वो गन फिक्स कर दी, ठीक है। उस गन ने जो हमारे पास फायर करना है ना, जो शिप जिस डायरेक्शन में बढ़ रही है उसकी बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में फायर करना है। उसने एक्सप्रेशन पे यहाँ पे फायर करना है, ठीक है। वो गोली यहाँ पे गिरेगी, तो जो उसकी बुलेट होगी वो यहाँ पे आके गिरेगी। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो बुलेट कहीं यहाँ पे आके गिरेगी। अब मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना है कि उस बुलेट की रेंज क्या होगी, ठीक है। लेट्स सी, हम इमेजिन ये करते हैं बेटा कि जो फॉर एग्जांपल अगर ये ओरिजिन है ना, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है जो हमारे पास शिप है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में प्रोसीड कर रही है। तो हम वही हम चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट शिप is moving in the direction of नेगेटिव एक्स एक्सिस, कि नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो शिप है वो मूव कर रही है, ठीक है। अब ऑब्वियस बात है बच्चे, अगर वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसकी जो हमारे पास वेलोसिटी होगी उसकी वर्टिकल वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट ही नहीं होगा ना, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में उसने हमें बताया हुआ है कि वो जिस वेलोसिटी से हमारे पास प्रोसीड कर रही है, दिस इज बेसिकली द वी। इसका मतलब है ये सारा का सारा जो एक्सप्रेशन है ये उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ठीक है। सो its velocity will be negative v of यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये उसकी हमारे पास अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस में उसकी ये उसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब बच्चे हमें पता है कि अगर हमारे पास जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, तो हमने स्टार्ट में यही चीज़ डिस्कस की थी जब हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस किया था कि हमने कहा था कि जो हमारे पास वेलोसिटी है ना, एफ है ना, जो हमारे पास फोर्स है, दिस फोर्स इज़ बेसिकली इक्वल टू बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दिस इज़ बेसिकली इक्वल टू एम ए, ठीक है। नाउ अब अगर बच्चे मेरे पास ये एम ए के इक्वल आ जाता है तो हमने बात की थी कि जो हमारे पास किसी भी प्रोजेक्टाइल को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो उस प्रोजेक्टाइल के ऊपर जो हमारे पास सिर्फ फोर्स उस पर एक्ट करती है, जो उसको इफेक्ट डालती है, वो सिर्फ हमारे पास फोर्स है, दिस इज इक्वल टू माइनस एम जी ऑफ जे। वर्टिकल फोर्स होगी, उस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स कोई भी हम नहीं करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू एम। और आर की जगह बचे हमारे पास बेसिकली एक्सेलेरेशन है, तो मुझे पता है एक्सेलेरेशन कहाँ से आता है, एक्सेलेरेशन बेसिक इक्वल्स टू द डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो आई कैन से दैट दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू माइनस एम जी ऑफ जे, इसको मैं लिख सकता हूँ एम एक्स डबल प्राइम ऑफ आई प्लस एम वाई डबल प्राइम ऑफ जे, ठीक है। अब अगर बच्चे यही वाला एक्सप्रेशन हम यूज़ करें यहाँ पे, तो आई कैन राइट इट, लेट मी चेंज द कलर, आई कैन राइट दिस इज बेसिकली इक्वल टू जो हमारे पास, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ
आई और जे के कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करूं तो हमारे पास एक्स डबल प्राइम इज़ बेसिकली इक्वल्स टू 0 एंड वाई डबल प्राइम इज़ बेसिकली इक्वल्स टू माइनस जी। ठीक है, अब अगर हमारे पास इसके इक्वल आ जाते हैं तो आई कैन से दैट अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी, तो जो मेरे पास ये जो आपको डॉट नजर आ रहा है इसका मतलब है डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। तो अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट करता हूँ तो मेरे पास एक्स प्राइम इज बेसिकली इक्वल्स टू द कांस्टेंट इंटीग्रेशन ए एंड सिमिलरली वाई प्राइम बेसिकली इक्वल्स टू, क्योंकि एक हमारे पास जो डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल से वैनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आई कैन दिस इज इक्वल्स टू माइनस जी ऑफ टी प्लस सम कांस्टेंट यू कैन से दैट सी। ठीक है, नाउ अगेन अब अगर बच्चे मैं इसको दोबारा से इंटीग्रेट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनते हैं दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू एक्स इज बेसिकली इक्वल्स टू ए ऑफ टी plus some constant integration b, and similarly here we get y is basically equals to minus half g t square plus c of t and plus some other constant of integration that is basically equals to t। अब यहाँ पे हमारे पास चार constant of integration आ चुकी हैं a b c d। हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल टास्क ये है कि मुझे इन constant of integration की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पे हम बच्चे इनिशियल कंडीशन को दिखाते हैं। यहाँ पे मुझे पता है वी नो एच टी इज इक्वल टू 0। जब हमारे पास टाइम 0 था, जब टाइम 0 है तो बच्चे इट इम्प्लाइज कि हमारे पास x इज इक्वल टू वाई, दोनों के दोनों कंपोनेंट हमारे पास 0 होंगे, तो पोजीशन वेक्टर 0 है ना। तो जब पोजीशन वेक्टर 0 है तो उस पोजीशन वेक्टर का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों ही 0 होंगे। ठीक है, एंड सिमिलरली बाकी बात रहेगी कि तब हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी। वेलोसिटी इज बेसिकली इक्वल्स टू x प्राइम ऑफ i प्लस y प्राइम ऑफ j। ठीक है, अब बच्चे आप इमेजिन करें कि हमारे पास सीन कुछ इस तरह से चल रहा है। जो पार्टिकल है, जो हमारे पास शिप है ना, वो वेलोसिटी v ऑफ i से इस साइड पे मूव कर रही है। ठीक है, और जो मैंने यहाँ से बुलेट फायर करनी है उसने v नॉट वेलोसिटी के साथ इस साइड पे मूव करनी है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है अब जो मेरे पास उसकी जो वेलोसिटी होगी ना, जो मेरे पास बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी होगी, जो उसकी एक्चुअल इनिशियल वेलोसिटी होगी, दैट शुड बी इज इक्वल्स टू द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट v नॉट माइनस वेलोसिटी ऑफ दैट शिप। ठीक है, क्योंकि आप देखें कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक आप कार में बैठ रहे हैं ना, आप एक कार से पीछे की तरफ कोई भी चीज़ फेंकते हैं तो जो आपने चीज़ फेंकी है ना, तो उस चीज़ की जो वेलोसिटी होगी वो बेसिकली क्या होगा कि जिस स्पीड से आपने फेंकी है उसमें से उस कार की स्पीड आपको माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अगर तो आपने जिस स्पीड से वो चीज़ फेंकी है अगर उसकी स्पीड कार की स्पीड से कम हुई तो वो चीज़ वापस आपके पास कार में आ जाएगी। अब चूंकि मुझे वो चीज़ वहाँ पे दोबारा फेंकनी है तो इसका मतलब है कि जिस स्पीड से मैंने वो फेंका है वो स्पीड, और पहली बात तो ये है कि वो कार की स्पीड से ज़्यादा होनी चाहिए। और वो स्पीड, अब वो जो हमने चीज़ फेंकी है, कोई भी आपने शॉपर फेंका है, कोई भी आपने लेट्स सपोज टीन पैक फेंका है, तो वो जो टीन का जो आपके पास बॉक्स है वो किस स्पीड से जाएगा, दिस स्पीड बेसिकली इक्वल्स टू जिस स्पीड से आपने फेंका है माइनस द स्पीड ऑफ द कार। ठीक है, अब यहाँ पे हम वही बात कर रहे हैं, द स्पीड ऑफ द बुलेट minus the speed of the battleship। तो you can see that यहाँ पे जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा बच्चे, दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू कि जो हमारे पास x प्राइम की वैल्यू आएगी ना, इट विल इम्प्लाइज कि x प्राइम इज बेसिकली इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो मेरे पास जो x प्राइम आ रहा है, x प्राइम इज बेसिकली इक्वल्स टू v नॉट कॉज ऑफ अल्फा। ठीक है, माइनस v। हमने किस तरह से फाइंड आउट किया है बच्चे, हमने बेसिकली इस तरह से फाइंड आउट किया है कि हमने दोनों साइड पे x और y कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर कर लिया। x प्राइम जो मेरे पास i और j के कोऑर्डिनेट्स हैं, मैंने दोनों को कंपेयर कर लिया, तो यहाँ पे जो मेरे पास x प्राइम की वैल्यू आई है दैट इज बेसिकली इक्वल टू v नॉट माइनस कॉज ऑफ अल्फा माइनस। ठीक है, एंड सिमिलरली यहाँ पे बच्चे जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y प्राइम की, दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू v नॉट साइन ऑफ। ठीक है,
और अब मैं यहाँ पे यही वाली वैल्यू सारी कि यहाँ पे प्लग इन करता हूँ, t इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास जो b हो जाएगा, x भी 0 है तो b भी 0 हो जाएगा, और सिमिलरली t इज इक्वल टू 0 पे y 0 है तो d भी 0 हो जाएगा। तो इट विल इम्प्लाइज कि हमारे पास b शुड बी इज इक्वल टू d, मतलब हमारे पास दोनों कांस्टेंट है, दोनों के दोनों कांस्टेंट 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब बाकी बचे हमारे पास x प्राइम भी आ गया है, y प्राइम भी आ गया है। मुझे पता है कि जो मेरे पास फर्स्ट कांस्टेंट में डिक्शन a था वो x प्राइम के इक्वल है, और जो मेरे पास c की वैल्यू है उसको मैं y प्राइम के इक्वल है, वहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। तो आई कैन से दैट एट t इज इक्वल टू 0 पे जो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी, a इज बेसिकली इक्वल टू v नॉट कॉज ऑफ अल्फा माइनस द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। एंड सिमिलरली जो मेरे पास c आ जाएगा, दिस इज बेसिकली इक्वल टू v नॉट साइन ऑफ अल्फा। नाउ आई कैन से दैट बेटा, अगर मैं यही वाली वैल्यू सारी की सारी वैल्यूज x और y की वैल्यूज प्लग इन करता हूँ यहाँ पे जाके, इन दोनों इक्वेशन में जाके, तो हमारे पास यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बनेंगे, x की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, x इज बेसिकली इक्वल्स टू v नॉट कॉज ऑफ अल्फा माइनस v द होल थिंग मल्टीप्लाई बाय द टाइम t। एंड सिमिलरली जो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी, y इज बेसिकली इक्वल्स टू v नॉट साइन ऑफ अल्फा इंटू t माइनस हाफ g t स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। जब हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है बच्चे, हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें रेंज फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, जब मुझे रेंज फाइंड आउट करनी है, हमें पता है कि रेंज बेसिकली कैसे फाइंड आउट होती है कि हमारे पास कि वो जो हमारे पास पार्टिकल है वो कब एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, तो जब एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है एक्स एक्सिस पे जब भी पार्टिकल टच करेगा तो वहाँ पे उसका जो वर्टिकल कोऑर्डिनेट होगा y होगा वो 0 होगा। तो वी कैन से दैट फॉर रेंज पुट y इज इक्वल टू, जब मैं y को 0 प्लग इन करता हूँ तो इस एक्सप्रेशन से मेरे पास वैल्यूज आती हैं। 0 इज बेसिकली इक्वल्स टू v नॉट साइन ऑफ अल्फा इंटू t। ठीक है, एंड सिमिलरली दिस इज बेसिकली द माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चे हमने क्या करना है, मैं अगर यहाँ से मैं t की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो आई कैन राइट, अगर मैं यहाँ से t कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास एक्सप्रेशन बनता है, दिस इज बेसिकली द v नॉट साइन ऑफ अल्फा माइनस हाफ जी टी, दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू 0। अब बच्चे हमें पता है कि रेंज में जितना भी टाइम लगेगा कि तो पार्टिकल ने जितनी देर में जाके उसने दोबारा ज़मीन को टच किया है वो टाइम तो कभी 0 नहीं हो सकता है ना। तो जब टाइम 0 नहीं हो सकता तो इट विल इम्प्लाइज कि जो बाकी एक्सप्रेशन है वो 0 हो जाएगा। तो इट विल इम्प्लाइज v नॉट साइन ऑफ अल्फा माइनस हाफ जी ऑफ टी दैट शुड बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास टाइम आ जाएगा बच्चे, टाइम इज बेसिकली इक्वल्स टू 2v नॉट साइन ऑफ अल्फा ओवर टी। दिस इज द टाइम ऑफ लाइट टू गेट द रेंज, कि वो टाइम है जितनी देर में वो पार्टिकल हवा में रहा। ठीक है, अब अगर इस पार्टिकल को मैं, ये जो मेरे पास टाइम आया है, इसको मैं हॉरिजेंटल जो मेरे पास कोऑर्डिनेट था x दैट वन, इसमें अगर मैं प्लग इन करता हूँ तो वहाँ से मेरे पास रेंज आ जाएगी। तो आई कैन से दैट बेटा कि हियर वी गेट रेंज, तो मैं आस्क करता हूँ r इज बेसिकली इक्वल्स टू इसको सीधा y का x कोऑर्डिनेट। ठीक है, एंड वी कैन से दैट हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट आया था वो हमारे पास, मतलब मैं t की वैल्यू प्लग इन करता हूँ तो मेरे पास एक्सप्रेशन बनता है v नॉट कॉज ऑफ अल्फा माइनस v एंड द होल थिंग मल्टीप्लाई बाय 2v नॉट साइन ऑफ अल्फा ओवर g। ठीक है, दिस इज बेसिकली द रेंज। ठीक है, तो हमारा पास फर्स्ट एक्सप्रेशन हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना था कि वो जो पार्टिकल जो आपने
उस गन से बुलेट फायर करनी है, उस बुलेट की रेंज कितनी होगी। तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि उस बुलेट की रेंज कितनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक्सप्रेशन ये था कि हमें बताएं कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन था, वो कहता है बताएं जो आपकी मैक्सिमम रेंज होगी वो उस वक्त होगी कि जब आपका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ना, या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, जिस एंगल से आपने उस गन को फायर करना है, दैट शुड बी इक्वल्स टू द दैट एक्सप्रेशन। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम रेंज के लिए जो मेरा एंगल है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, वो इतना होना चाहिए, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, मैं जो मेरे पास रेंज आई है, कैन आई से दैट बच्चे, अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ, मैंने किस तरह फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम रेंज के लिए, मैंने एंगल किस तरह फाइंड आउट करना है, यहाँ पे मैंने लगाना है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जो आपने मोस्टली कैलकुलस में तकरीबन सब नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। अब अगर जो बच्चे मेरे पास रेंज आई है, अगर इस रेंज को मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो आई कैन से दैट वी हैव, मेरे पास डेरिवेटिव आ जाएगा ना, डी आर with respect to alpha with respect to d of alpha, this is basically equals to, तो ये तो हमारे पास कांस्टेंट है ना 2v0 over g, तो 2v0 over g तो एज इट इज़ आ जाता है, 2v0 over g को मैं कुछ भी नहीं करता दैट इज का। और जो हमारे पास बाकी चीज़ बची है, मैं अगर इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो बेटा हमारे पास डेरिवेटिव आता है cos of alpha, पावर टूल यूज़ होगा, दिस इज बेसिकली द v0 cos of alpha minus v minus v0 sin square of alpha, ठीक है। अब बच्चे हमें किस तरह पता है कि जब मुझे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं और फर्स्ट डेरिवेटिव का जो भी आंसर आता है उसको हम जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इट विल इम्प्लाइज, you can say that let d r over d alpha is equals to 0, ठीक है। अब अगर मैं इनको आपस में 0 प्लग इन करता हूँ तो बच्चे हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा 2v0 over g, this thing is basically the, मैं अंदर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ v0 cos square of alpha माइनस v cos of alpha माइनस v0 sin square of alpha, the whole expression should be equals to 0, ठीक है। तो हमारे पास ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 के इक्वल आ जाएगा। तो कैन आई राइट कि हमारे पास यहाँ से बचे जो वैल्यूज़ आ जाएंगी, दैट वैल्यूज़ इज बेसिकली द, now look at this बच्चे, I can write this is basically equals to the 2v0 over g, and here we get v0 cos square of alpha minus v cos of alpha, and here we can write, जो मेरे पास साइन स्केयर है, साइन स्केयर अल्फा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्केयर अल्फा। तो अगर मैं साइन स्केयर अल्फा की जगह ये वाली वैल्यू प्लग इन कर देता हूँ, साइन स्केयर अल्फा इज बेसिकली इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्केयर ऑफ अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू द माइनस v0 प्लस v0 cos square of alpha, and the whole expression is basically equals to 0. Now I can write bacha this is basically equals to 2v0 over g, अगर हम यहाँ से v0 कॉमन लेते हैं, ठीक है, इन दोनों एक्सप्रेशन में से, तो हमारे पास वैल्यू आती है दिस इज बेसिकली द 2 cos square of alpha, और अगर मैं यहाँ से भी v0 कॉमन लेता है दैट विल द -1, ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली द माइनस v cos of alpha, and the whole expression is again equals to 0, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, अब बच्चे मुझे पता है कि यहाँ पे जो मेरे पास ये वाला एक्सप्रेशन, ये तो कांस्टेंट है ना, ठीक है, और ये कांस्टेंट कभी ज़ीरो हो भी नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास जो इनिशियल राशि है वो ज़ीरो नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है ये कांस्टेंट तो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास इसके साथ वाला एक्सप्रेशन है दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो आई कैन राइट दिस इज बेसिकली इक्वल टू द 2v0 cos
square of alpha minus v naught minus v cos of alpha दैट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देखें बच्चे, ये तो बेसिकली अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ, थोड़ा सा अरेंज करके लिखूँ, तो आपको नज़र आएगा कि ये हमारे पास बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, cos ऑफ अल्फा माइनस वी नॉट दैट शुड बी इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके जो रूट्स हैं हमारे पास cos स्क्वायर अल्फा की फॉर्म में, ये हमारे पास cos अल्फा की फॉर्म में, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करता हूँ तो हमारे पास cos अल्फा शुड बी इक्वल टू v प्लस माइनस वी स्क्वायर माइनस प्लस 8 वी नॉट स्क्वायर ओवर 4 वी नॉट। ठीक है, ये हमारे पास दो रूट आ रहे हैं, एक प्लस में आ रहा है, एक माइनस में रूट आ रहा है। नाउ अगर बच्चे हमारे पास यहाँ पे हम ये डिस्कस ये करते हैं, अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव लेता हूँ, जो हमने अभी डेरिवेटिव लिया था आर का, अगर हम उसी का सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, तो वी कैन से दैट डी स्क्वायर आर ओवर डी अल्फा स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल्स टू 2 वी नॉट ओवर जी, and that expression is basically equals v minus 4 v naught cos of alpha, that's it। ठीक है, अब बच्चे हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड डेरिवेटिव आ गया है वो ये आ गया। अब बेटा हमारे पास ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया और हम देखें कि हमने यहाँ पे दो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट किए थे। ठीक है, अब हमने देखना है कि किस क्रिटिकल पॉइंट पे जाके ये जो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है इसका एंगल जो साइन है वो नेगेटिव आता है, क्योंकि जिस भी क्रिटिकल पॉइंट पे इसका साइन नेगेटिव आएगा वो हमारे पास इसका रिलेटिव मैक्सिमा होगा। ठीक है, तो लुक एंड से दैट कि हमारे पास अगर मैं यहाँ पे प्लग इन करता हूँ, व्हेन मैं cos अल्फा का पॉजिटिव वाला रूट कंसीडर करता हूँ, cos अल्फा इज बेसिकली इक्वल्स टू v प्लस वी स्क्वायर प्लस 8 वी नॉट स्क्वायर ओवर 4 वी नॉट। ठीक है, तो मैं ये वाला रूट कंसीडर करता हूँ, तो वी कैन से दैट कि यहाँ पे जो हमारे पास रेंज का सेकंड डेरिवेटिव था ना, हम देखते हैं उसका हमारे पास साइन क्या बनता है। तो यू कैन राइट हियर वी गेट डी स्क्वायर आर ओवर डी अल्फा स्क्वायर, दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू 2 v naught over g, and that thing is basically equals to v माइनस, अब अगर मैं cos अल्फा की जगह ये वाली सारी वैल्यू प्लग इन कर देता हूँ तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन आता है दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू v माइनस वी स्क्वायर प्लस 8 वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, दैट विल कैंसल आउट, वी कैन से दैट दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू 2 v naught over g, and here we get minus v square plus 8 v naught square। ठीक है, now look at this बच्चा, अब अगर इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं कि अगर मैं माइनस का साइन बाहर ले आऊँ तो वी कैन से दैट दिस इज बेसिकली माइनस 2 v naught over g, and that thing is equal to the square root of वी स्क्वायर प्लस 8 वी नॉट स्क्वायर। अब आप देखेंगे जो स्क्वायर रूट वाला एक्सप्रेशन है ये तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, और सिमिलरली वी नॉट भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, और जो हमारे पास जी की वैल्यू है दैट इज़ 9.8 और ये भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब है इस पूरे एक्सप्रेशन में जो भी चीज़ें पड़ी हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये सारी की सारी पॉजिटिव हैं। और जब मैं पॉजिटिव टर्म के साथ नेगेटिव साइन लगा दूंगा इसका मतलब है ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन आ गया ना मेरे पास ये वाला एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन नेगेटिव। इसका मतलब है कि जो हमारे पास रेंज का सेकंड डेरिवेटिव आया है वो cos अल्फा की इस वैल्यू पे नेगेटिव साइन दे रहा है, और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहता है कि जिस क्रिटिकल पॉइंट पे जाके जो मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव उसका साइन नेगेटिव आता है उस क्रिटिकल पॉइंट पे जाके मेरा फंक्शन मैक्सिमाइज हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास रेंज है वो जो मैक्सिमम होगी वो रेंज मेरे पास मैक्सिमम होगी, वी कैन से दैट इट इम्प्लाइज, इसको आप लिख सकते हैं ये लेस देन 0 है, then it applies
range will be maximum when cos of alpha, जब मेरे पास बेसिकली उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आएंगे, cos of alpha is basically equals to v plus v square plus 8 v naught square over 4 v naught, or you can say that okay, when alpha is basically equals to cos inverse of v plus v square plus 8 v naught square over 4 v naught, कि जब हमारे पास जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो ये वाला होगा, तब मेरे पास उसकी जो रेंज होगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आया है द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दैट इज़ बेसिकली इक्वल टू दैट थी। तो हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रेंज फाइंड आउट करनी थी कि हमारे पास वो जो गन है, जो एक बैटल शिप के ऊपर गन लगी हुई है, उसकी रेंज क्या होगी, हमने रेंज फाइंड आउट कर दी। और सेकंड ऑफ ऑल हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी थी कि इस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर जाके उसकी रेंज मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो हमने देख लिया कि रेंज मैक्सिमम हमारे पास इसी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे होती है, तो हमने दोनों चीज़ें दैट्स इट, दिस इज़ द एंड ऑफ लेक्चर बेटा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।